पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गद्दी पर बैठा सीएम जेल गया है। अरविंद केजरीवाल जो पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं और दुनिया भर से भारत पर प्रेशर डाला जा रहा है कि बीजेपी अपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन जीतना चाह रही है। क्या बीजेपी पर यह इल्ज़ाम सही है? और दूसरे इल्ज़ाम ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 400 सीटें लाकर देश का संविधान बदलना चाहती है। क्या देश का संविधान बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उसको जानने के लिए सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देखिए। ये 2021 में अरविंद केजरीवाल एक नई लिक्वर पॉलिसी लेकर आए, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले जो ठेके होते थे वो सरकार खोलती थी, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि अब ठेका हम प्राइवेट प्लेयर्स को देना चालू कर देंगे और जो लाइसेंस होगा उसके थ्रू हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। जिससे कि अब इस स्कीम से हुआ क्या कि 27% से रेवेन्यू राइज हुआ। लेकिन वहीं फिर आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार, वो बताते हैं कि इस पॉलिसी से सरकार को 580 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। अब जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को ऊपर एलिगेशन लगने लगे कि ये जो जिन लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं उन लोगों से छूट दे रहे हैं, जो इनसे रिलेटेड नेता हैं उनको भी डिस्काउंट दे रहे हैं, और कोविड के टाइम पर भी इन लोगों ने बहुत सारे डिस्काउंट दिया, जिसकी वजह से ईडी ने इनके बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये संजय सिंह, ये तो फिलहाल छूट गए हैं प्रेजेंट टाइम जब हम वीडियो बना रहे हैं। इसी वजह से बीआरएस लीडर कविता के ऊपर एलिगेशन लगे कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं ताकि इस लिक्वर पॉलिसी का फायदा उठाया जा सके, जिसकी वजह से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया? अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन्स भेजा ईडी ने, और बार बार यही क्योंकि ये सीएम थे और उनको जानकारी बटोरने के लिए उनको बार बार समन भेजा। और ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि इस मामले में 292 करोड़ के आसपास घोटाला हो सकता है। जब अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जितने समन थे सब इग्नोर कर दिया, फिर ईडी ने इनको जाकर गिरफ्तार कर लिया। लिक्वर पॉलिसी मामले की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट भी इन पर रोक नहीं लगा पाई कि अरविंद केजरीवाल को रोका जा सके। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि अरविंद केजरीवाल और उनके लीडर्स ने ये घोटाला किया था, सिर्फ उन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तो सवाल ये है कि सेंट्रल एजेंसी समन्स भेज रही है अरविंद केजरीवाल को, क्या इन समन को इग्नोर करना सही था? क्या अरविंद केजरीवाल की इसमें गलती है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दूसरी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत में करप्शन तो बहुत बढ़ा है। उसको जानने के आप इस रिपोर्ट को देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंक 85 से 93 पहुंच गई, यानी कि भारत में करप्शन बढ़ा है। लेकिन 284 या 300, 500 या फिर 2000 करोड़ रुपए का भी स्कैम हो जाए तो भी एक पॉइंट यानी 85 से 86 नहीं हो सकती। करप्शन जब बड़े लेवल पे होता है तब इतनी ज़्यादा रैंक सकती है, यानी कि करप्शन बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का तो छोटा मोटा था। वहीं आप देखेंगे कि ईडी और सीबीआई केसेस में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला है। 2018 के बाद से 500% से ईडी और सीबीआई के केसेस राइज हुए हैं और 97% अपोजिशन के अगेंस्ट हुए हैं, यानी कि अपोजिशन के ऊपर हुए हैं। आप खुद ही सोचिए कि क्या गलत सिर्फ अपोजिशन वाले करते हैं? और इंडी अलायंस का कहना यह है कि बीजेपी में जो भी आता है वो साफ हो जाता है। जब वो इंसान दूसरी पार्टी में होता है तब उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगते हैं, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो करप्शन चार्जेस हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने इसे वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन ये भी एलिगेशन लगता है कि इलेक्शन कमीशन में अपने लोग घुसा रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसे अपॉइंट करने के लिए पीएम, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, जिसके अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो अधीर रंजन चौधरी हैं उन्होंने 6 नाम सजेस्ट किए थे। 6 में से 2 नाम जो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू थे ये थे, और उनमें से यही अपॉइंट प्रेजेंट टाइम जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, और एक जो थे वो राजीव कुमार थे, वो पहले से ही हैं। तो जिसकी वजह से ये जो ज्ञानेश कुमार हैं ये 2007 से 2012 तक जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब के ये जॉइंट सेक्रेटरी रहते हैं। और जो दूसरे इलेक्शन कमीशन है वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी थे, और कांग्रेस के अंडर में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया था। एक देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचने के लिए 20 से 30 साल लगते हैं। आज से 20 से या 25 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि जितने भी ज़्यादातर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो कांग्रेस के टाइम के हैं, जिसकी वजह से आप लोग खुद ही सोचिए क्या इन लोगों को बीजेपी का आदमी कहना सही होगा या गलत होगा? अब बीजेपी पे ये भी एलिगेशन लगती है कि ईवीएम है। अगर मान लो बीजेपी 400 सीटें ना जीतकर 100% भी जीत जाए तो भी वो लोग संविधान नहीं बदल सकती हैं। वो कैसे, आइए समझाते हैं। हम लोग चलते हैं 1973 में केशवानंद भारती केस में।
उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि भारत में सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन भारत का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो 1973 में ये डिसाइड हुआ कि जो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है वो है प्रेम्बल। भारत में सब कुछ चेंज हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता। उसको चेंज करने के लिए 1947 की जो संविधान सभा बनी थी उस वक्त के लोग ही उसे बदल सकते हैं, यानी कि इसको बदलने के लिए हम लोग को टाइम ट्रेवल करके पीछे जाना पड़ेगा। और भारत एक, आप प्रेम्बल में देखेंगे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और भारत में और संविधान में बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें इक्वेलिटी की बात करते हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जिसकी वजह से संविधान बदलना ही बहुत मुश्किल है। संविधान ऐसा समझो कि संविधान बदला ही नहीं जा सकता। और जिन लोगों ने संविधान लिखा था उन लोगों को ये बात पता थी कि आगे चल के ये सारी चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत ही समझदारी से संविधान लिखा। क्या हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ रहा है? उसको समझने के लिए आप इतनी बात समझो कि कोई भी डिक्टेटर को आगे बढ़ने के लिए एक आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है कि वो किसी, यानी कि कोई एक धर्म को लेकर या किसी एथनिसिटी को लेकर वो एक विचारधारा के प्रति आगे बढ़ रहा हो। तो प्रेजेंट टाइम अगर आप जितनी भी स्कीम्स देखेंगे जो बीजेपी ने निकाली है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, और बहुत सारी, मैंने इस वीडियो में बहुत सारी स्कीमें बताई हैं, ये सारी चीज़ें किसी एक रिलीजन को नहीं दी गई, सभी रिलीजन को दी गई हैं। क्यों दी गई है? क्योंकि हमारे संविधान में इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। हम लोग वो कानून ही नहीं बना सकते हैं जिसमें इक्वेलिटी ना हो। तो जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप कहना सही होगा या नहीं होगा आप लोग खुद ही डिसाइड करिए, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर एक पार्टी के रूल करने को आप लोग डिक्टेटरशिप बोलते हैं तो कांग्रेस ने इतने सालों तक एक तरफा राज किया, क्या उसे डिक्टेटरशिप नहीं बोलेंगे? आप लोग इस चीज़ का भी बताइएगा। और अगर कांग्रेस इतने सालों तक एक तरफा राज किए उसके बाद भी बीजेपी इतने अच्छे से राज कर सकती है, यानी कि हमारा संविधान बहुत अच्छे से लिखा गया है। चाहे कोई भी पार्टी एक तरफा रूल कर दे तब भी संविधान को नहीं बदला जा सकता।